सतलुज रिवर जो है वो पूरे हिमाचल में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है? तो दैट इज योर कितनी, किसी को है आइडिया आप में से? 320 किलोमीटर। तो हिमाचल में जो सबसे लंबी रिवर है दैट इज योर 320 किलोमीटर, और वो कौन सी है? सतलुज। सबसे पहले तो आपने ये वाला कॉलम जो है ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबी रिवर है, सेकंड हाईएस्ट जो है, वो किसी को पता हो तो दैट इज योर 256 किलोमीटर, और वो कौन सी है? तो वो है आपकी ब्यास। आपको ये नंबर याद रहने चाहिए, ठीक है जी। तो ये है आपकी ब्यास। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि तीसरे नंबर पे जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? तो वो है आपकी 158 किलोमीटर, दैट इज योर रावी। ठीक है, आपने किलोमीटर याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कई जगह मैं बताता हूँ क्वेश्चन में, इनको लिखने का फायदा क्या होता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे फोर्थ लॉन्गेस्ट है दैट इज योर 122 किलोमीटर, दैट इज योर चिनाब। ठीक है, और सबसे लास्ट में दैट इज योर ओनली 22 किलोमीटर, दैट इज योर यमुना। ठीक है, ये 5 रिवर जो है ये हिमाचल में जो है पास करती हैं। आप एक तरफ इन रिवर्स का नाम हटा दो, सिर्फ आपको लेंथ पता होनी चाहिए। 320 किलोमीटर है, अच्छा इसको हटा ही देते हैं एक चीज करके। चलिए, तो जैसे सबसे लंबी रिवर थी 320 किलोमीटर, उसके बाद कितनी है बोलिए जी? 256। उसके बाद कितनी है? 158। वेरी गुड, 158। उसके बाद कितनी है? 122 सर। उसके बाद 22। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है दैट इज योर सतलुज। सेकंड नंबर पे कौन सी है? ब्यास। ठीक है जी, और थर्ड नंबर पे कौन सी है? रावी। रावी। और फोर्थ नंबर पे कौन सी है? चिनाब। चिनाब है। और फिफ्थ नंबर पे कौन सी है दैट इज योर यमुना। यमुना। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कई बार आपसे पूछा जाता है, अच्छा मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। 196 किलोमीटर कौन सी रिवर की लेंथ है? 196 है रावी की। 196 किसकी है? हाँ जी, कोई बता पाएगा? किसकी है लेंथ? किसी को नहीं पता? अच्छा, 152 किलोमीटर किसकी है? सर रावी। किसकी है? रावी। अच्छा, रावी की है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 152 किलोमीटर और 196 किसी भी रिवर की लेंथ नहीं। ठीक है जी, है कौन कौन सी? 320 है, 256 है, उसके 158 है। यहाँ पे जो 158 है ना, हम 198 या 168 में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और जो 122 है इसको हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं 152 या फिर 192। तभी मैंने ऐसी लेंथ मिलती जुलती की थी। तो हमें पता होना चाहिए 320 के बाद 258 है, उसके बाद सॉरी उसके बाद कितनी है? 256, 158, उसके 122 एंड 22। ठीक है जी, और चलो जी फिर वापस आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था सतलुज, ये
अच्छा, दूसरा इनके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, ये मैंने थोड़ी बड़ी लिख दी हुई है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। जैसे सतलुज, इसकी लेंथ कितनी है 320। उसके बाद दूसरी कौन सी है, ये साथ साथ में याद होना चाहिए, बात का काम नहीं है। ब्यास की कितनी है, उसके बाद 158 किसकी है, किसकी बताई है मैंने, रावी की, रावी हाँ, चिनाब की कितनी है 122 सर, 122 किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद यमुना 22। ठीक है जी। ये तो हो गया बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी लेंथ्स हैं आपकी हिमाचल में। तो हिमाचल है तो हिमाचल में ही आपसे पूछते हैं, वैसे तो इनकी टोटल लेंथ अलग अलग है। अब टोटल लेंथ अलग अलग है, जैसे चिनाब ही आपकी 1200 किलोमीटर है, टोटल लेंथ इसकी 1200 किलोमीटर है, ठीक है जी। रावी की आपकी जो है टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। सतलुज की टोटल लेंथ बहुत बड़ी है, 1448 है। बट ये इंडियन एग्जाम हो तो आपको पूछे जाते हैं। अब यमुना जो है ये तो सबसे बड़ी है, 2320 किलोमीटर। और कौन सी बची, अच्छा ये सतलुज थी 1448, ठीक है। 1448 जो थी ये आपकी ये वाली थी, ठीक है जी। अच्छा बच गई ब्यास। ब्यास कितने किलोमीटर है टोटल, है किसी को आइडिया, 460, 460 किलोमीटर आपकी ब्यास है। ये तो टोटल लेंथ आ गया। तो अभी मैं बोलूंगा अगर आप एचपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर कोई आप अच्छा खासा एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तब तो आपको सब चीजों का पता होना ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये तो हमें पता लग गया कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है और लेंथ कितनी है। तीसरा जो इसके एस्पेक्ट में देखो, बेसिकली जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रिब्यूटरी से हैं, पर ट्रिब्यूटरी पढ़ने के लिए तो हमें बड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट छोटी छोटी चीजें हमें पहले नॉर्मल सी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है इनका वाटर कैचमेंट एरिया। वाटर कैचमेंट एरिया क्या होता है किसी को पता, वाटर कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं बेसिकली इसमें कितना पानी है, कितने एरिया में पानी है, ठीक है। वाटर कैचमेंट एरिया कि इसमें पानी कितना है, टोटल पानी कितना है, तो वो आपसे पक्का पूछा, मतलब कि ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता पर कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वाटर कैचमेंट एरिया आप बोल सकते हैं कैचमेंट एरिया वो किसका है, वो है आपका सतलुज का। तो सबसे ज्यादा जो वाटर कैचमेंट एरिया है वो किसका है, सतलुज का। किसका है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि कैचमेंट एरिया किसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब कैचमेंट एरिया को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अब कैचमेंट एरिया है, फॉर एग्जांपल कहां से पानी प्राप्त करना। फॉर एग्जांपल ये रिवर जा रही है, अब ये यहां से भी पानी पकड़ रही है, यहां से भी, 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 तो इस रिवर को इतना सारी पानी जा रहा है, ये सारे ही, तो एक तरह से कैचमेंट एरिया कि कहां से इसे कितना पानी मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो पानी है या पानी मिलता है सबसे ज्यादा वो मिलता है सतलुज को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, हिंदी बोले तो वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है जी। जल ग्रहण या फिर आप इंग्लिश में तो वाटर कैचमेंट एरिया, TATCHMENT। पानी जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा है, तो मैंने बोला 20,000 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी जगह से इसके पास पानी है, ये इतना पानी है इसके पास, बेसिकली आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। और फिर दूसरे नंबर पे आप बात करें तो कैचमेंट एरिया की, अब जो आपके पास वाटर कैचमेंट एरिया, इसका सबसे ज्यादा, सबसे कम जो वाटर कैचमेंट एरिया वो किसका है,
एनीवन नोज? चलो आपको नहीं होगा पता। तो रावी का आपका है 6100 रावी का है। ब्यास का है। ब्यास का है 7500। ठीक है जी। और मैंने रावी का लिख दिया। रावी का 5450, चिनाब का 75। रुको एक मिनट गलती हो गई है यहाँ पे, गलत लिख दिया। 7500 है चिनाब का। यमुना का तो कम है हमारे हिमाचल में। 7500 आ गया चिनाब का। रावी का आ गया 5450। कहाँ पे रावी? 5450। ठीक है जी। उसके बाद बचा यमुना। यमुना का वाटर कैचमेंट एरिया बड़ा कम है क्योंकि यहाँ से पानी नहीं मिलता हिमाचल में, 2320। और यहाँ पे जो ब्यास है इसका 12000 है। कैसे लिखा जाए? चलो आप लिख ही लेंगे। ठीक है जी। तो ये है आपका, मतलब कि आपने वाटर कैचमेंट एरिया से बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आज तक, खास तो पूछा नहीं गया इसमें से। वाटर कैचमेंट एरिया मैंने बता दिया कहां से कितना पानी ये लेते हैं। रिवर जो है वो कितना जल ग्रहण करती है बाकी जगह से, या टोटल उसमें पानी कितना होता है मान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पानी जो इस समय है सतलुज में है, उससे कम ब्यास में है, उससे कम चिनाब में है, उससे कम आपका रावी में है, और सबसे कम आपका यमुना में है। पर ये इन हिमाचली बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इन हिमाचल ही बात कर रहे हैं। ओहो, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1376 है। वाटर कैचमेंट एरिया 1376, कैचमेंट एरिया इतना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो सबसे लंबी रिवर वैसे नॉर्मली भी आपकी यही है, सतलुज ही, पूरे इंडिया में, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हम नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे कहाँ पे क्या है। तो 20,000 इसका कैचमेंट एरिया और सबसे कम इसका है। तो आप कैचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी सतलुज, उसके बाद आपकी ब्यास, उसके बाद आपकी चिनाब। चिनाब की एक खासियत भी है, चिनाब में डेंसिटी ऑफ वाटर अगर बात की जाए ना, डेंसिटी ऑफ वाटर ये अलग चीज है। डेंसिटी ऑफ वाटर, घनत्व, जल घनत्व के हिसाब से, जल घनत्व वो अलग चीज आ जाती है। उस केस में सबसे बड़ी रिवर है चिनाब। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब कि कितना पानी है उसमें। वाटर डेंसिटी का मतलब है कम एरिया में ज्यादा पानी किसके पास है। मतलब कि जैसे हम मान ले परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं, कम जगह पे पानी किसके पास है, तो सबसे ज्यादा पानी कम जगह पे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वो है किसके पास, चिनाब के पास। इसीलिए उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जगह के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी जो है वो किसमें है, वो चिनाब में है। तो इसी वजह से जल घनत्व बोल देंगे या वाटर डेंसिटी बोल देंगे किसकी है सबसे ज्यादा, चिनाब की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सतलुज रिवर बड़ी है, वाटर कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। यमुना सबसे छोटी है, वाटर कैचमेंट एरिया भी सबसे छोटा है। बट अगर वाटर डेंसिटी पूछेंगे, जल घनत्व पूछेंगे, तो सबसे बड़ी जो रिवर है दैट इज योर चिनाब। और ये बड़ा बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जल घनत्व पे वाटर डेंसिटी और वाटर कैचमेंट एरिया ये अलग चीज है। तो लोग क्या करते हैं, इसको और इसको कंफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है जी, वाटर कैचमेंट अलग है और आपका वाटर डेंसिटी अलग है। ठीक है, जल घनत्व अलग है और ये अलग है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनके नेम पे। देखो दो तरह के नाम होते हैं। दो तरह के नाम कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ऋग्वैदिक, वैदिक नाम, ऋग्वैदिक नाम बोलते हैं, वैदिक नेम। ठीक है, और एक होगा संस्कृत नेम, संस्कृत। अब वैदिक नेम होगा बड़ा ही पुराना नेम होगा और संस्कृत नेम थोड़ा सा अभी का नेम होगा। वैदिक काल तो पिछला युग ही आ गया, वैदिक युग। और संस्कृत नेम जब हमारा युग शुरू हुआ तो इसमें स्टार्टिंग में संस्कृत भी स्टार्ट हुई थी, तो वो वाला है। तो मतलब कि जो ज्यादा पुराना नाम होगा वो होगा वैदिक नेम, और जो थोड़ा सा नया नेम होगा वो होगा
संस्कृत में। आपको पता ही लग जाएगा देख के ही। जैसे फर्स्ट पे है सतलुज, इसमें दो नाम हैं, वैसे भी इसमें तो दो नाम कुछ भी नहीं है। या तो हम इसको बोलते हैं स्तुद्री या फिर स्तुद्रु, दोनों नाम है। या तो हम इसको देखो कई एग्जाम में स्तुद्री भी आएगा या फिर शतुद्री भी आएगा, दोनों बात सेम है, शतुद्री या फिर स्तुद्री। ठीक है जी, तो दोनों ही सेम है, SATU स्तुद्री। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्तुद्री। ठीक है जी, या स्तुद्री, तो कुछ भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्तुद्री या स्तुद्री। ठीक है जी। अब उसके बाद तो संस्कृत नेम वो लेटेस्ट है, तो पहले आपने याद रखना, पहले लड़की आई थी स्तुद्री, उसके बाद लड़का है स्तुद्रु या स्तुद्रु या फिर स्तुद्रु। ठीक है जी, या फिर शतुद्रु। ये समझ आ गया। तो दूसरा जो नाम है बेसिकली वैदिक नेम, दूसरी रिवर, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लगेगा, व्यास का नाम। तो व्यास के दो अलग अलग नाम हैं, तो मैं आपको बताता हूं व्यास के क्या क्या नाम हैं। तो ये आपने क्लियर रखने हैं व्यास के नाम। तो व्यास के जो दो नाम हैं, एक है नाम अर्जिक्या और विपाशा। आपको कौन सा लेटेस्ट लग रहा है? एक है अर्जिक्या और दूसरा है नाम विपाशा। जो बिल्कुल नया नाम लगेगा वो आपका संस्कृत होगा, जो बड़ा पुराना लगेगा वो वैदिक होगा। कौन सा नया लग रहा है आपको? विपाशा। नया विपाशा, तो संस्कृत नेम विपाशा। इसको विपाशा भी बोल देते हैं, विपाशा भी बोल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। और इसको बोलते हैं अर्जिक्या, अर्जिक्या। अब ये भी, इसको अर्जिक्या भी बोल देते हैं, ठीक है, और अरिजिक्या भी बोल देते हैं। तो कुछ भी लिखें, नाम बिल्कुल सेम सेम है। तो फिर हिमाचल में ना कोई नाम परफेक्ट नहीं लेते, बड़े अजीब अजीब से नाम ले लेते हैं, पर जिससे मिलता जुलता है उसी का नाम वो होता है। जैसे अर्जिक्या लिख देंगे, अरिजिक्या लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अर्जिक्या या फिर विपाशा, ये है आपके व्यास के नाम। रावी का नाम क्या क्या है? रावी के जो दो नाम है, एक है इरावती और एक है परुषणी। कौन सा नाम आपको लेटेस्ट लग रहा है? इरावती। इरावती थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो ये संस्कृत है। परुषणी बड़ा ही पुराना लग रहा, तो वो आपका वैदिक है, परुषणी। ठीक है जी, परुषणी, परुषणी। ठीक है जी। और इरावती तो आपको पता ही है, इरावती। ठीक है जी। तो ये रावी के नाम हैं, दो नाम आपको पता लग गए। अब बच्चा चिनाब का नाम। ठीक है जी। अब चिनाब का जो वैदिक नाम है, एक है नाम इसका देखो चंद्रभागा, और एक नाम है इसका अस्किनी। तो इसको बेसिकली ना दोनों नाम, इसका कोई नाम नहीं है वैसे तो। अस्किनी जो है इसका वैदिक नाम ही है, अस्किनी। और इसका नाम जो है, जो लेटेस्ट है अभी हम बोलते हैं, एक तो चिनाब बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा। ठीक है, तो अस्किनी इसका वैदिक नाम है। ठीक है जी, चंद्रभागा लेटेस्ट है। उसके बाद बची आपकी यमुना। यमुना के दो नाम हैं, एक है आपकी कालिंदी। ठीक है जी, क्या नाम है? बस इसका एक ही नाम है, कालिंदी। चाहे वैदिक पूछे या संस्कृत बोले, या तो आप मान सकते हैं इसको यमुना, बट वैसे इसका कोई नाम नहीं है, इसको दोनों में कालिंदी बोल देते हैं। ना ही इसको वैदिक में काउंट करते हैं ना संस्कृत में। वैसे तो ये वैदिक होना चाहिए, बट कुछ लिखा नहीं गया इसके बारे में, कालिंदी। तो ये इनके नाम हैं। तो यहां से ही कम से कम आपको 10 क्वेश्चन, मतलब कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे।
तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपकी लेंथ के बेसिस पे या फिर आपके नाम के बेसिस पे। यहाँ पे जो दो टाइप के क्वेश्चन कवर हुए, तो या तो लेंथ के बेसिस पे क्वेश्चन कवर हुए हमारे, या फिर हमारे हुए किसके बेसिस पे, नाम के बेसिस पे। तो ये तो आपको याद रहने चाहिए। एक बार हम लेक्चर खत्म करते हैं, इसको पूरा एक बार देख लीजिए। सतलुज के दो नाम शतुद्रु और शतुद्री, कौन सा वैदिक होगा? तो शतुद्री बेसिकली क्या होगा, आपका नाम होगा। व्यास के नाम विपाशा और अर्जिक्या, कौन सा वैदिक होगा? अर्जिक्या वैदिक होगा ना, ठीक है। उसके बाद रावी के नाम रावी, इरावती और परुषणी, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिप, रेस्ट इन पीस, रावी, इरावती, परुषणी। आपको इरावती और परुषणी से याद रहेगा, ठीक है। और चिनाब को आप ऐसे रख सकते हैं, या सीसीए, एक का नाम तो चिनाब हो गया, एक का नाम चंद्रभागा और एक का अस्किनी, ठीक है जी। सतलुज का याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। और अब बची व्यास। व्यास को आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर या कुछ भी। तो वी स्क्वायर ए लिखें तो व्यास, विपाशा और अर्जिक्या। तो ऐसे आपको नाम का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। वी स्क्वायर ए, रिप, रावी, फिर आई से इरावती, पी से परुषणी, सी से ये चिनाब, चंद्रभागा और अस्किनी। तो ऐसे आपको नाम भी याद रहेंगे, ठीक है जी। नाम भी याद रहेंगे, लेंथ भी याद रहेगी। अब मैं आपसे यही चीजें दो जो है दोबारा पूछेंगे। सबसे पहले सतलुज। हाँ जी, सतलुज की लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर है। और इसका वैदिक नाम बोलना पहले, फिर आपने संस्कृत नाम बोलना। वैदिक नाम क्या है इसका? शतुद्री। शतुद्री। और दूसरा नाम? शतुद्रु, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद व्यास की लेंथ कितनी है? 256 किलोमीटर। 256। नाम क्या है? अर्जिक्या और अर्जिक्या और विपाशा, वेरी गुड, अर्जिक्या और विपाशा। उसके बाद कौन सी रिवर ही? रावी। हाँ जी, कितनी लेंथ? 158, वेरी गुड। क्या क्या नाम है? परुषणी है, इरावती। परुषणी और इरावती, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? चिनाब। क्या क्या नाम है? अस्किनी और चंद्रभागा। अस्किनी और चंद्रभागा, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट जो है यमुना। क्या नाम है? कलिंदी। कालिंदी और कलिंदी अकेला ही। बिल्कुल कालिंदी, या तो फिर यमुना ही है। कालिंदी पता है इसका नाम क्यों पड़ा था? यहाँ पे ना, इस रियासत को, यमुना कहाँ पे है आपको पता होगा, सिरमौर में है ना, जिले तो पता ही ना। यमुना जो है वो सिरमौर में है बेसिकली। सिरमौर में ना एक वृक्ष पाए जाते हैं जिनका नाम था, वृक्षों का नाम था कुलिंद। कुलिंद वृक्ष पाए जाते हैं। और इसका पहले सिरमौर का नाम भी कुलिंद राज्य था, ठीक है, KULIND। ये वृक्षों के ऊपर नाम पड़ा था। तो कुलिंद को फिर थोड़ी नदी है तो जेंडर चेंज किया तो कालिंदी बोल दिया इसे, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है जी। चलो, ये तो हमारा हो गया छोटा मोटा जो है वो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं ट्रिब्यूटरीज। देखो ट्रिब्यूटरीज जो है ना, बस यही लास्ट टॉपिक बचा इन रिवर्स का, पर यही सबसे लंबा है। इसको पूरा आज का दिन भी लगेगा थोड़ा 10-15 मिनट, और कल का पूरा लेक्चर लगेगा इनकी ट्रिब्यूटरीज पे। और ये याद करना ही बड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ये तो आपने फटाफट याद कर लिया और बेसिकली क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। बट जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है जी। अब जब ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आते हैं तो हमें ट्रिब्यूटरीज जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदियां, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊना के हैं, ऊना में गोविंद सागर
लेक है, झील है, ठीक है, पर नदी थोड़ा है, नदी का नाम क्या है? सतलुज। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन, आप ऊना के हैं, आपने मुझे बताना है कि सतलुज नदी ऊना में बहती है या नहीं बहती है? नहीं। चलो दूसरा आंसर लेते हैं। तो गोविंद सागर झील ऊना में है कि नहीं है? है। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झील का जो पानी आता है वो कौन सी नदी से आता है? ठीक है ना, बिलासपुर में सतलुज नदी आती है, उसी से आगे गोविंद सागर लेक बनती है। बट बच्चे क्या करते हैं, ये बोलते हैं, कई बार समझाया होता है कि गोविंद सागर लेक जो है ऊना में भी है। कहाँ पे है ऊना में गोविंद सागर लेक? ये लठियानी वाला डैम जो है ये गोविंद सागर झील ही है, ठीक है, ये जो है ये गोविंद सागर लेक में आता है। तो अब क्वेश्चन क्या, अपना पानी कहां से आता है उस लेक में? तो वो तो आता है सतलुज रिवर से। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको समझाया, एक चीज आती है कि गोविंद सागर लेक जो है, ठीक है, इसका टोटल एरिया जो है 168 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इतने एरिया में अब 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक ब्लॉक बना लो आप, उसको 168 किलोमीटर स्क्वायर का ब्लॉक बना लो, ऐसे 168 इस तरफ 168 इस तरफ, किलोमीटर में बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी जो जगह बनेगी उसमें आपका वाटर है, ठीक है, उसमें आपका पानी है, उतना पानी आपके गोविंद सागर लेक में है, ठीक है। तो ये एरिया जो है वह ऐसे बताया जाता है कि जितना एरिया यहाँ बनेगा उतना एरिया में आपका गोविंद सागर लेक का पानी है। अब 168 किलोमीटर स्क्वायर में गोविंद सागर लेक है, झील है सिर्फ, लेक, और इसमें से 100 किलोमीटर स्क्वायर तो बिलासपुर में है और 68 किलोमीटर स्क्वायर कहां पे है? ये ऊना में है। तो ऊना में इतना पानी है गोविंद सागर लेक का और ये बिलासपुर में है। फिर बच्चों को समझाया ये जाता है कि गोविंद सागर लेक जो है वो ऊना में है और कितनी है? 68 किलोमीटर स्क्वायर है और बिलासपुर में इतनी है। बट अगर ये समझ के बच्चों से क्वेश्चन समझा के तो बच्चों से क्वेश्चन किया जाए कि सतलुज नदी आपके ऊना में है, तो आप क्या लिखेंगे? यस और नो? नो। बिल्कुल सही, नो। तो सतलुज नदी नहीं यहाँ पे आती है, ठीक है, वो बिलासपुर में आके एंड हो जाती है, बस उसका पानी जो है इस तरफ को आता है। तो ये आपने याद रखना है कि सतलुज रिवर जो है ऊना में बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा चलिए जी, अब हम चलते हैं रिवर सेक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ट्रिब्यूटरी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ लिया सबने ना, सपना शर्मा सर, रिकॉर्डिंग ऑफ है। रिकॉर्डिंग तो मैम ऑन है, चलो कोई नहीं। ये है आपका मैप एचपी का। अब इसे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या है। बस टाइम ही हो गया, पर चलो थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेंगे कि कल हम क्या करने वाले हैं। तो कल का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सबसे पहले हम चलेंगे सिरमौर। ये दिख रहा है आपको सिरमौर? ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शिमला जो है कब हमारे इंडिया की राजधानी कब बना था? ये है किसी को पता? बताया था मैंने, ये बना था शिमला 1864 में, हमारे पूरे इंडिया की राजधानी बना था। कब तक रहा था? 1947 में। और 1947 में शिमला किसकी राजधानी बना? ये बना पंजाब की, पंजाब। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कब बना? 1950 में। तो जब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बना, ठीक है, चंडीगढ़ सारे जानते हैं, उस समय शिमला जो है वहां से हटा था, ठीक है। अदरवाइज शिमला जो है पहले इंडिया की राजधानी रहा है, जिसको बोलेंगे
समर कैपिटल, गर्मियों की राजधानी। उसके बाद पंजाब की रहा राजधानी 1947 से 1950 तक, और 1950 में जो है चंडीगढ़ हरियाणा और उसकी पंजाब की राजधानी बनता है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी रिवर, वैसे सबसे छोटी रिवर नहीं है ये, अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम जो है 3-4 मिनट ही बचे हैं। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, स्लाइड शो में आ जाते हैं। स्लाइड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल में नदियों के नाम हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला वाटर डेंसिटी किसकी है सबसे ज्यादा, जल घनत्व, ये तो आप सबने बता देना। आप किसकी है सबसे ज्यादा, किसकी है, चिनाब की। वाटर डेंसिटी चिनाब की सबसे ज्यादा है। अच्छा, किस रिवर को रेड रिवर के नाम से जाना जाता है, हिमाचल की लाल नदी के नाम से। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी है, सतलुज। सतलुज को जो है रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल नदी के नाम से। क्लियर है सबको? सतलुज इज नोन एज द रेड रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, तो आपसे पूछा जाता है कि सोने वाली नदी या गोल्ड रिवर, सोने वाली नदी, गोल्ड रिवर। अच्छा, पिछला क्वेश्चन एक चीज समझाना, रेड रिवर जब बोला तो रेड रिवर क्यों है सतलुज? एक्चुअली क्या है कि जहां पे आप शिमला से ऊपर जाएं, तो शिमला से ऊपर जाके क्या होता है कि एक खड्ड की तरह है, जो आपकी सतलुज नदी है ना, ये खड्ड की तरह है। अगर आप ऊपर देखें, यहाँ तो बिलासपुर में आके ब्यास का पानी जो सतलुज में डाला गया तब इसका पानी बढ़ा, उससे ऊपर तो ये सतलुज जो है शिमला से ऊपर देखें तो एक खड्ड की तरह है, बट ये है कि पानी अच्छा रहता है। तो पानी बिल्कुल आप मान सकते हैं 4-5 फीट ही होता है, या 10 फीट होता होगा ज्यादा से ज्यादा, और बरसातों में तो ज्यादा हो ही जाता है, पर नॉर्मली 4-5 फीट ही होता पानी। और इसकी जमीन जो नीचे है वो कैसी है, रेड है, क्योंकि आपके ऊपर शिमला में जो नीचे जो आपकी, जैसे हम देखें मिट्टी वाली जगह होती है ना, गुलैंड जगह बोलते हैं, गुलैंड, तो वो बिल्कुल लाल लाल होती है नीचे, जिसकी वजह से जब पानी भी इसमें आ जाता है, वाटर भी फ्लो कर रहा है, पर नीचे से वो लाल लाल होती है, इसलिए हमें पानी जो है वो लाल दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड रिवर। ठीक है, इस वजह से। पर क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा जाएगा कि आपका जो रिवर है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो दैट इज योर रेड रिवर। किस नाम से, रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद है गोल्ड। हिमाचल की गोल्ड रिवर के नाम से फेमस कौन सी रिवर है, चिनाब। तो वो है आपकी चिनाब। चिनाब को हम गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। अच्छा, और कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, अच्छा, विच रिवर ऑफ एचपी इज नोन एज द सोरो ऑफ हिमाचल प्रदेश? सोरो ऑफ एचपी या एचपी का, सर स्वान नदी। बिल्कुल, स्वां रिवर, जो कहां पे है, सर उन्ना में है सर, जब ऊना में है। हाँ जी। किस नदी के साथ मिलती है जाके, ये सर सतलुज, ये नहीं, सतलुज के साथ। अच्छा, स्वां रिवर का पुराना नाम क्या है सर? जसवा दून नहीं, उन्ना का वो तो सोमभद्रा। सोमभद्रा। ठीक है, मतलब कि स्वां आ गया या फिर सोमभद्रा आ गया, तो दैट मीन्स सेम थिंग। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अच्छा, नॉर्मल से 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं अब जाते जाते। चुनने के लिए एचपी का कौन सी जगह फेमस है, सर मंडी। वेरी गुड,
मंडी भी है, बिलासपुर भी है। हाँ जी, जैसे सिरमौर। जिले है ना जो आपने देखे, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और सिरमौर वाला एरिया जो है, इनके बीच वाला एरिया जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा चूना जो है मिलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से बिलासपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री लगी है। यहीं पे आपने देखना सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, तो कहाँ कहाँ पे मैंने बताया, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, चंबा, मंडी, और यहीं पे आपकी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। एक तो सोलन में है, सोलन में कौन सी है, दारलाघाट में, जेपी दारलाघाट, वहां पे जेपी यूनिवर्सिटी भी है। और एक आपकी बिलासपुर में है, बरमाणा में। बिलासपुर में वैसे दो हैं, और एक आपकी सिरमौर में सबसे पहली खुली थी, राजबन में। पढ़ेंगे हम कब तक बनी है ये राजबन में। ये किस वजह से बनी है यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चूना, लाइमस्टोन का पत्थर जो है सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे सीमेंट बनाने में काम आता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। फिर हम याद रखेंगे कि बड़ा कुछ याद रखेंगे अब आगे जाते जाते। तो आज का समय आपका हो गया खत्म। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये सबने आपने पढ़ लेना है एक बार रिवर को।